अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको प्लीडिंग्स में वो स्टैम्प्स दिखाए थे। नहीं सर, नहीं दिखाए। सर दिखाए थे। कौन से वाले थे? सर वो ग्रीन ग्रीन और एक येलोइश कलर का था, आई गेस। सही सही, ठीक है। हाँ, तो वो स्टैम्प्स के हवाले से बात करनी थी, तो हम चूंकि प्लीडिंग्स कर रहे हैं तो आ, क्योंकि प्लीडिंग्स के पार्ट में आ रहा, तो मैं स्टैम्प्स दिखाने का मकसद ये था कि आपकी वो कोर्ट फीस लगती है। और जो है, और ये बताया था आप लोगों को कि कोर्ट फीस एक्ट वगैरह जो है वो उसको आप देखते हैं कोर्ट फीस लगाने के लिए, है नहीं? बताएं। ख्याल से तो बताया था, पता नहीं, और पूछ लें। जी, किसी को याद है? सर थोड़ा बहुत बताया था, याद है। अच्छा, चलें। वो स्टैम्प्स बारा दोबारा बात कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि हम लोग जो है वो अभी की क्लास में प्लीडिंग्स कर रहे हैं। तो यही बात करनी थी कि वो स्टैम्प्स मैंने आपको दिखाए थे, और उसमें जैसे बताया था कि 1 रुपए, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का और 20 रुपीज के मिलते हैं स्टैम्प्स। और वो स्टैम्प्स आप लगाते हैं। अब कोर्ट फीस कितनी लगती है केस में, इसके लिए आपको दो दो एक्ट्स हैं वो लाजमी देखने होते हैं। एक तो सूट वैल्यूएशन एक्ट है 1873 का, और जो है दूसरा कोर्ट फीस एक्ट है वो भी 1870 का है। तो ये दोनों एक्ट्स जो है, इनकी मदद से आप जो है वो कोर्ट फीस वगैरह डिटरमिन करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर केस या एप्लीकेशन में कितनी कोर्ट फीस वगैरह लगती है। और दूसरा तरीका जो सबसे इजीएस्ट वे है वो ये है कि जो आपको बार काउंसिल की तरफ से जो डायरी मिलती है, उस डायरी में की बैक साइड के ऊपर आप जाएं जब, तो शॉर्ट हैंड रेफरेंसेस कई चीजें उसमें प्रोवाइडेड होती हैं, जिसमें से जो है ये कोर्ट फीस भी बताई गई होती है कि किस केस में कितनी कोर्ट फीस लगती है, किस केस में कितनी कोर्ट फीस लगती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। अब आपकी जो कोर्ट फीस होती है वो जो है उसमें आपको मिलेगी डायरी में, और डायरी में आप इजीली देख सकते हैं कि कोर्ट फीस आप कितने केसेस में कौन सी कोर्ट फी कितनी लगती है। तो ना कोर्ट फी जो है वो आपकी दो तरह के पास होती है, तो दो तरह की कोर्ट फी लगती है। एक कोर्ट फी आपकी जो होती है वो होती है फिक्स्ड कोर्ट फी, मींस के सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लेजिस्लेचर कि इस केस में इतनी कोर्ट फीस लगेगी। मिसाल के तौर पे दैट कैन बी 100 रुपीज, दैट कैन बी 10 रुपीज, दैट कैन बी 15 रुपीज, दैट कैन बी 5 रुपीज, जितनी भी हो वो फिक्स्ड आपकी कोर्ट फीस होती है। तो वो आती होती है कोर्ट फिक्स्ड कोर्ट फी। दूसरी कोर्ट फीस जो होती है वो होती है आपके पास जो होती है जो कि लगती है वो लगती है, कहा गया, मैं ये लिखूंगा चैट में, प्लीज चैट की तरफ देखिएगा। आई विल बी टाइपिंग दिस डाउन। तो इस पर आप जरा देखें चैट को सारे लोग। ये नजर आया? नजर आया या नहीं आया नजर? यस सर, आ गया। ठीक है, तो दिस इज एड वेलरम कोर्ट फी। Now, ad valorem court fee is according to the value of the property or subject. So, ad valorem court fee जो है वो आपकी जो है वो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लगती है। और ये इसका फॉर्मूला आपको अगेन जो मैंने कोर्ट फीस एक्ट का बताया है, और जो आपका जो है क्या कहना चाहिए, जो ये जो शेयर डायरी है, इसके में आपको इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का वो मिल जाएगा कि किसी भी केस में कितनी एड वैलोरम कोर्ट फी लगती है। तो एड वैलोरम कोर्ट फी के बारे में जो है वो कितनी लगेगी, देयर इज
मैक्सिमम जो अमाउंट है इसके ऊपर कोर्ट फी एक्सीड नहीं कर रही। मतलब फॉर एग्जांपल, टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आया है और उसके ऊपर आपको सूट फाइल करना है, और द प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है दैट इज इन करोड़ करोड़ रुपीस के वैल्यू में, वो करोड़ों में जा रही है प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो मैक्सिमम एड वैलोरम कोर्ट फी जो उसके ऊपर लगती है, किसी को मालूम है कितनी होती है? डज एनीवन नो? सुना हो किसी ने? वो अदालतों में तो जाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। 15,000 सर। तो सही है भाई, जवाब भी आ गया, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो 2 लाख के 15। ऊपर अगर सब्जेक्ट वैल्यू हो तो 15,000 सर लगती है। वाह, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप लोगों को पता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और 15,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता अमाउंट। मैक्सिमम आपकी कोर्ट फी जो है वो हर केस में 15,000 रुपए लगती है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी के वैल्यू 50,000 से कम हो तो फिर क्या होता है? फिर लगेगी कोर्ट फी? ये सर लगेगी। नहीं लगेगी फिर। वैल्यू दी प्रॉपर्टी वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो 50,000 से कम है तो फिर आपकी कोर्ट फीस नहीं लगती है। 50,000 के ऊपर जब जाते हैं तो फिर आपका वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कैलकुलेट करना कि कितना लगेगा, इस केस में कितना लगेगा, इस केस में कितना लगेगा, बट मैक्सिमम जो आप एक्सीड नहीं कर सकते वो 15,000 है। दिस इज फॉर एड वैलोरम कोर्ट फी। और दूसरी जानेब आपकी फिर फिक्स कोर्ट फी है। फिक्स कोर्ट फी जैसे फॉर एग्जांपल, एक अगर हम केसेस की एग्जांपल ले, जो मेन केसेस हैं, तो आपके पटिशन की जो है वो कोर्ट फी लगती है 100 रुपीज। तो 100 रुपए का आपके स्टैंप लगते हैं। तो 100 रुपए के स्टैंप्स जो है वो आप लगा देते हैं, 20 रुपए के 5 वाले लगा दें, और 100 रुपए की आपकी हो गई जो है पटिशन तैयार, टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। तो क्रिमिनल केस में नहीं लगती है या नहीं लगती? क्रिमिनल केस में लगती है या नहीं लगती? सर ये क्रिमिनल केस में नहीं लगती फीस, क्योंकि वो स्टेट के एक्सपेंसेस भी होता है एज ए वेलफेयर। यार ये तो गंद है। अब ये ऐसे थोड़ी होता है। अब आप क्रिमिनल केस में ना लगाएं, क्यों स्टेट के एक्सपेंसेस के ऊपर जा रहे हैं? जाहिर बात है, सोसाइटी की वेलफेयर है, सिविल में लगती है, बाकी क्रिमिनल में पाकिस्तान में नहीं लगती। ये तो गलत बात है ना, ये तो नाइंसाफी है। आप जो है क्रिमिनल केसेस नहीं लगाते मतलब कि आप सारी चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि एक तो लिटिगेंट इतना बड़ा वकील करे कि भाई उसे बेगुनाह साबित करे, और दूसरी बात ये है कि वो मतलब कि फीस भी भरे। हाँ, हाँ, तो ये तो तो सिविल गलत में बात। नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सिविल वालों के साथ, कि सिविल केसेस में नहीं लगती है और उसमें नहीं लगती? असल में सर देखिए, आप बात को समझे, लॉजिक को समझे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें सोसाइटी एज अ होल इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर फीस नहीं है। और सिविल में जो मामला आते हैं वो इंडिविजुअल बेस्ड है। अनडाउटेडली सोसाइटी को सिविलाइज करना, जस्टिस सिस्टम, बला बला, जो भी एडजेक्टिव्स आप ऐड कर लें तो उसमें ये बात है, मगर अगर नैरो पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो सिविल केस इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू, मतलब के टू सम पर्सन। मगर जहाँ क्राइम की बात आ जाती है ना, मतलब कि सोसाइटी जो है एज ऑर्गेनाइज्ड होल, वो सारा मतलब के खतरे में पड़ जाती है। सोसाइटीज मॉरल इज एट स्टेक, तो इस वजह से जो है क्रिमिनल में नहीं होती। हाँ, एक जगह क्रिमिनल केस में लगती है कोर्ट फी। नहीं अब सर, वो नहीं बताए, लगती। एक केस, दो केसेस में लगती है क्रिमिनल केस में। सोचे सोचे कहाँ लगती होगी। सोचे, थिंक अबाउट इट। हाँ सर, वो समझ क्या, मगर वो कानूनी तरीके से नहीं लगती। वो क्लर्क केस आपका जो है फाइल आगे जल्दी फॉरवर्ड करे उसकी लगती है। बाकी नहीं अगर नहीं नहीं कानून, नहीं, कानूनी लिहाज से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो कानूनी लिहाज एफिडेविट से पे। नहीं। सोचे सोचे सोचे। वकील के, वकील के देते हैं। पहले तो बताइए कि क्रिमिनल केस में वकील जब वकालतनामा फाइल करेगा तो उस पर नहीं लगेगी कोर्ट फी? अभी सर देखें, अभी आप बातों को उतना खींच के लेके गए,
ये ऐसा तो नहीं होता ना यार, तो अलग अलग खोज करें। सही है। तो बहरहाल ये है कि अच्छा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक अपील में लगती है, क्रिमिनल केस के अपील में लगती है कोर्ट फीस। आई विल हैव टू डबल चेक, बट आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दिस के अपील में लगती है। बट यस, नीचे जैसे आप बेल एप्लीकेशन फाइल करें उसमें नहीं लगती है कोर्ट फीस। और जाहिर सी बात है कोर्ट फीस जो है वो, एंड यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, और इसको आप इसका एक दूसरा पहलू भी देख लें कि स्टेट के एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने की उसी को थोड़ा सा घुमा के देखे कि नॉर्मली कोर्ट फीस किसके ऊपर फॉल करता है, कि कौन पे करे? द पार्टी हु इंस्टीट्यूट्स अ क्लेम और ब्रिंग्स अ प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट। अब क्रिमिनल केसेस में प्रोसीडिंग कौन लेकर आ रहा है? वो डायरेक्ट कंप्लेंट वगैरह की बात अभी हम नहीं जा रहे उसमें, लेकिन जो मेनली केसेस कौन लेकर आते हैं कोर्ट में? प्रोसिक्यूशन साइड स्टेट लेकर आती है, तो स्टेट डज नॉट हैव टू देखिए पे। इवन इवन सीआरपीसी के 492 के मुताबिक जो प्रोसिक्यूटिंग जो एजेंसी है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। मतलब कि कई केसला में मैंने ये भी पढ़ा है कि जो एक्यूज्ड का वकील नहीं, जो मतलब जो प्रोसिक्यूटिंग पार्टी है उसका जो वकील होता है ना, उसने भी इसको फॉलो करना होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मगर हमारे यहाँ ये होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि भाई आई एडॉप्ट द आर्ग्यूमेंट्स, इतना काम करता ही नहीं है। तो मतलब कि स्टेट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है इस पे। स्टेट जो है वो स्टेट जो है वो हमारे पास जो स्टेट की पोजीशन है वो अच्छी है बहुत, इस वजह से वो काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कि हर पार्टी अपना इंडिविजुअल वकील हायर करे और वो केस को चलाए। स्टेट को आप ना तकलीफ दें, क्योंकि स्टेट अगर हरकत में आई तो लोगों के जो है होश हवास ठिकाने आ जाएंगे। इस वजह से स्टेट हरकत में आती ही नहीं है। तो है ना कि मिसाल है ना, सोते हुए शेर को क्यों जगा रहे हैं आप? सही है। तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपके पास सिंध बार काउंसिल की डायरीज हैं या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद की या कहाँ की बार की भी आप डायरीज देख लें, तो उसकी बैक साइड के ऊपर आपको मिल जाएगा। और इवन अगर आप लॉ भी जाके गूगल पे सर्च कर लें, अगर आपके पास नहीं है हार्ड कॉपी में, तो आपको लॉज में भी मिल जाएंगे प्रोविजंस के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और कैसे कैलकुलेट करते हैं सिविल केसेस में कोर्ट फीस। तो अब हम आ जाते हैं एक आध प्लीडिंग्स की जो एप्लीकेशंस है वो देख लेते हैं। और जो है एक मिनट, कहाँ गया? ये क्लियर हुई है बातें जो मैंने की हैं बाकियों को भी? हेलो? जी सर। हाँ, सही सही सही। सर ये जो डायरी है सर, इसका आपके पास नहीं होगा कोई फोटो वगैरह, या कहीं से मिल जाए? अगर हम तो प्रैक्टिस में नहीं जाते अभी। फोटो है मेरे पास, तो मैं आपको फिर, या तो आप वेट करें थोड़ी देर तो मैं फिर फोटो लेकर आपको सेंड कर दूं, आपके उसमें ग्रुप में रख दूंगा फोटोज, तो फोटोज आप नो देख प्रॉब्लम सर, कर लेते हैं वेट। देख ले। नहीं नहीं, अभी नहीं, क्लास के बाद। अभी तो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो क्लास के बाद फोटो रखेंगे। इतना खुश हो रहे थे, राफे खुश हो गया कि क्लास खत्म हो गए। तो चलो, जो है अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस की। और एप्लीकेशंस कहाँ रख दी है मैंने? Where did I keep them? चलो ये सब, अच्छा, कौन सी एप्लीकेशन देखते हैं? तो ये 110 की हो गई थी ना? हेलो? Yes sir, हो गई थी 110 वाली। चलो, नाउ लेट्स लुक एट अनदर एप्लीकेशन, और उसमें देखते हैं क्या हुआ है। और मेनली आपको पता ही होगा कि क्या व्हाट विल हैपन इन दैट। कहाँ गया एप्लीकेशन? तो ये नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है। नाउ दिस इज एन एप्लीकेशन अंडर Order 5 Rule 20 read with Section 151 of the Code of Civil Procedure. अब ये क्या कहता है Order 5 Rule 20? एनीवन, किसी को पता है? Sir, substitute service of क्या होती है summons. सब्स्टिट्यूटेड सर्विस?
मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे सीपीसी नहीं आती है, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज? कोई तो बता दे। सर्विस क्या होती है? चले। सर सर्विस ऑफ समन्स जो है, अगर डिफेंडेंट जो है वो कोई ऐसी चीज कर रहा है जिससे उस पे सर्विस ना हो सके समन्स की, तो वो कोर्ट जो है डिफरेंट दूसरे जो मेथड्स दिए गए हैं इसमें उनसे भी सर्विस करवा सकती है। जैसे अफिक्सिंग हो गई कॉपी की, वो उसकी जगह के सामने या किसी ऐसी जगह पे, ऐसे जो मेथड्स हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ये उसी की एप्लीकेशन है, वो जो मोड्स सर प्रोवाइड इट्स किए लाइक गए। लास्ट रिजॉर्ट, जब डिफेंडेंट पे किसी भी तरीके से समन सर्व नहीं। सही। तो ये जो है सर्विस जो है वो ये सर्विस जो है वो आपका जो पहला तरीकेकार है, वो पहला तरीकेकार क्या है सर्विस का? सर लीगल नोटिस। आए लीगल नोटिस? ये लीगल नोटिस कहाँ से आ गया बीच में? सर समन से पहले तो लीगल नोटिस भेजा जाता है ना पार्टी अरे को। बाबा, आप कोर्ट के अंदर रहे ना, कोर्ट से बाहर ना जाए ना हसनैन, कोर्ट के अंदर रहे आप, कोर्ट के अंदर रहे, कोर्ट से बाहर नहीं जाना। पहला कौन सा तरीकेकार है कोर्ट में सर्विस करने का? सर प्रॉपर ऑफिसर जो होता है कोर्ट का, उसे सर डिलीवर करवाते हैं, अगर वो जो डिफेंडेंट है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में ही रहता है कोर्ट की। कौन होता है प्रॉपर ऑफिसर कोर्ट का? सर पहले यस, द बादशाह ऑफ द कोर्ट। तो बादशाह से आप सर्विस डिलीवर करवाते हैं, और बादशाह जो है वो सर्विस अगर फेल हो जाता है, ये कहलाती है इज नोन एज पर्सनल सर्विस। तो पर्सनल सर्विस जब जो है नहीं इफेक्टिव होती, नहीं इफेक्ट की जा सकती है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो फिर जैसा कि फिजा ने मतलब दूसरे भी मोड्स हैं बीच में, वो हम सारे स्किप कर रहे हैं, हम अल्टीमेटली फाइनल मोड की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज मोरलेस सबका तरीका एक ही है करने का। तो हम जो है फाइनल तरीका ये है कि फिर आपका ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट आप सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कराना है। और इसको आप जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो 520 ऑर्डर 5 रूल 25 इस नाम से नहीं लोग इतना पहचानते, जितना वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं पब्लिकेशन करा ले। क्योंकि बाकी दूसरे जो मोड्स इसमें दिए, चश्मा करना कॉन्स्पिकस प्लेस के ऊपर या दरवाजे के ऊपर, वो दूसरी जगह भी लिखे हुए। तो मेनली इस जो रूल है, इसको वो जो है वो पब्लिकेशन कराना कह देते हैं, वो पब्लिकेशन करा लो, काम हो गया। तो अब उसके बाद फिर आपका अगर इसको पे भी वो वापस नहीं आता, फिर आप जंप मारते हैं ऑर्डर 9 में। तो हम ये एप्लीकेशन देखते हैं, उसके बाद हम भी फिर जंप मारेंगे ऑर्डर 9 में कि वहां क्या हुआ फिर। तो पढ़े इसको जरा, कौन पढ़ेगा आज? हम किससे पढ़वाएं? आज हम पढ़वाते हैं लीला से। जी लीला। चलो लीला भी सो रही है। ओ कौन है, किसी और से करवाते हैं। हाँ जी आमिर। जी सर। हाँ जी, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 5 से पढ़ें सर। हाँ हाँ, बस कंटेंट पढ़ लें, सब्जेक्ट मैटर क्या कहता है, वी नो व्हाट द हेडिंग इज। For the facts and grounds disclosed in the accompanying affidavit, it is humbly prayed on the behalf of the plaintiff that honorable court may be pleased to grant the application for the substitute mode of service if the defendant are intentionally and deliberately refusing delaying acceptance of the summons issued by honorable court. This prayer ठीक है, is made in the interest of justice. होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज के प्लेंटिफ साहब क्या मांग रहे हैं कोर्ट से। तो अब हम एफिडेविट के ऊपर चले जाते हैं, और एफिडेविट भी काफी सिंपल है। स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3, क्योंकि 1 2 और 4 जो लास्ट 2 पॉइंट्स है वो सही है, वो एक ही जैसे हैं जी। 3 4 देख लें क्या कहता है। Point number 3, I say that the defendants
or have been intentionally and deliberately avoiding the service of the summons in the instant suit on the pretext of the dwelling of the same being vacant and empty with no one residing therein. I say that the defendants are deliberately keeping out of the way for the purpose of avoid service. Therefore, service on the defendants cannot be carried out in the ordinary manner. ठीक है, होगी जी सर। समझ में आ गई बात क्या हुई है यहाँ पर? जी जी सर, आ गई समझ में। तो यही है एप्लीकेशन, बस हो गई एप्लीकेशन आपकी। तो ये तरीका है सर्विस करने का। तो सर्विस आपने अगर नहीं वो करता तो आप ये एप्लीकेशन दे दें और उसके बाद फिर अल्लाह मालिक है, फिर अगर कोर्ट ग्रांट करे तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। नहीं ग्रांट करती तो फिर आपका नसीब है खराब, क्या कह सकते हैं। तो अच्छा, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो हमने एप्लीकेशंस देखी है, 2-4 जो देखी है, उसमें ये होता ही है कि जैसे कि मेन केस में तो जब आप प्लेंट फाइल करते हैं तो उसका जवाब जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं क्योंकि आप लोग सीपीसी पढ़ रहे हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा, अगर जो चीज है क्या कहना चाहिए, अगर जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उसके जवाब में जो चीज आती है आपको पता है उसको क्या कहते हैं? डज एनीवन नो? किसी को मालूम है? हेलो? नो सर। वो कहलाता है काउंटर एफिडेविट। सही है। वो हमारे पास जो मेनली जो काउंटर एफिडेविट है तो 2-3 के हैं। एक तो मेन तो 7-11 का काउंटर एफिडेविट आता है जब कोई डिफेंडेंट साहब जो है वो जो है वो फाइल करते हैं एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। आपको पता होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन किस बात की होती है। उसके ऊपर जो है दूसरी पार्टी जो है वो हमेशा अपना काउंटर लेकर आती है, वो कहलाता है काउंटर एफिडेविट। उसमें दे आर ऑलवेज बेसिकली वो थिंक ऑफ इट, वो अब मैं क्रूड वर्ड टर्म्स में इस्तेमाल करूंगा लेकिन कोर्ट में प्लीज ये टर्म ना यूज कीजिएगा क्योंकि वो सही नहीं है। इट इज लाइक अ मिनी रिटर्न स्टेटमेंट को, जैसे जो है वो बेसिकली आप उस एप्लीकेशन को डिनाई कर रहे होते हैं और उसमें दी गई सारी बातें को डिनाई कर रहे होते हैं, तो वो आपका काउंटर एफिडेविट कहलाता है। तो अब हम पहले जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। तो वो नेक्स्ट स्टेज क्या है इस एप्लीकेशन के बाद, ऑर्डर जो है 5 रूल 20 के बाद, and then we will go to the counter. तो ये जो दो एप्लीकेशंस हैं कि जब आपकी 520 की भी कार्रवाई नहीं होती तो व्हाट हैपेंस देन, क्या होता है उसके बाद, क्या होता है फिर है? किसी को कोई बता सकता है कि जब 520 के ऊपर भी डिफेंडेंट साहब नहीं आते तो फिर क्या होता है? हेलो सर एक्स पार्टी हो जाता है फिर। एक्स पार्टी हो जाता है। एक्स पार्टी का मतलब क्या है? वन साइडेड एक्स पार्टी डिसीजन। प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है सर फिर। सही है। और जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है तो उसके बाद जो है अल्टीमेटली एक्स पार्टी डिक्री आ जाती है और बाद में हमारे पास फिर रेमेडी बचती है। अमंगस्ट अदर रेमेडीज डिफेंडेंट के पास एक रेमेडी ये होती है कि वो एक एप्लीकेशन जो है वो ऑर्डर 9 रूल 13 की दे सकता है अगर वो सेम कोर्ट में जो है वो जाना चाहता है। उससे ये एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 दिस इज ऑलवेज मेड टू द सेम कोर्ट। नॉर्मली ट्रायल कोर्ट जो है अगर वो सूट डिक्री कर रही है तो उसी कोर्ट को आप एप्लीकेशन देते हैं कि वो उसको डिक्री को उस एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करे। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन क्या कहती है। जी आमिर साहब, अब ये थोड़ा सा एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि हेयर यू आर द प्लेंटिव इज नो लॉन्गर द प्लेंटिव, उसको प्लेंटिव के साथ वो बेचारा डिक्री होल्डर भी बन जाता है और जो डिफेंडेंट्स हैं वो बेचारे डिफेंडेंट जजमेंट डेटर्स बन जाते हैं। तो अब पढ़े इसको जरा क्या कहता है एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13।
और अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई तो फिर आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन नंबर भी मेंशन कर देना होता है। जी पढ़े। It is prayed on the behalf of defendant number 2, judgment debtor, that this honorable court may be pleased to recall and set aside the ex parte judgment and decree dated 10/109 passed in the above captioned list, and may also be pleased to set aside subsequent ex parte order, and thereby allows her to file written statement as she had changed her place of residence and summons were not therefore duly served upon her. It is further submitted that defendant number 2 and her family had gone to England for her treatment, and they were not available in Pakistan from 21/09/08 to 21/09. Thus, she had no knowledge of the institution of the above mentioned suit and service of the summons on her. क्लियर है? क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। आगे Yes, चले, sir. आगे क्या बात हो रही है? अच्छा, इसमें यहाँ पे चूंकि इन्होंने एड्रेस चेंज करने की बात की है तो देन यू विल आल्सो नीड टू मेंशन, जैसे यहाँ पे ये है कि फोटोकॉपी ऑफ न्यू एड्रेस या आईडी कार्ड से जो है वो आपको बता सकते हैं कि वो आईडी कार्ड में अगर न्यू एड्रेस शो हो रहा है या जो भी डॉक्यूमेंट शो कर रहा है कि आपने एड्रेस तब्दील किया तो वो भी यहाँ पे आ जाए। यहाँ पर ये व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज हम क्या करें, ठीक है। इसको यहाँ पे फिर आप नीचे यहाँ पे कहा बीच में वो ब्लैक ही छोटा सा देकर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके पर, अगला पैराग्राफ पढ़े क्या कहता है। It is also respectfully submitted that the plaintiff with malified intention and ulterior motives has obtained the ex parte judgment, knowing fully that this disposes the defendant number 2 of her lawful and legal right in the subject property, as she is a co-sharer in the suit land along with the plaintiff. ये समझ में आया? जी sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या कहता है? सही प्लेंटिफ जो है उसने मेलाफाइड इंटेंशन से जो है वो एक्स पार्टी जजमेंट उनको मूव करवाई है, और उसकी वजह से जो डिफेंडेंट है जो थी वो कोशेयर थी जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में, उसका जो है वो लीगल राइट वायलेट हुआ है। तो ये तो बात है, तो वो डिफेंडेंट की है, वो प्लेंटिफ क्यों नहीं है? हाँ, ये क्या चक्कर है? जब वो को शेयरर है तो जब वो को शेयरर है तो शी शुड बी अ प्लेंटिफ ना, वो तो डिफेंडेंट क्यों है? सोचे इस पर। मुझे तो ये बात क्लियर ही नहीं है कि वो डिफेंडेंट, वाई शी डिफेंडेंट, जब वो कह रही है मैं को शेयरर हूँ तो एज को शेयरर शी शुड बी अ को प्लेंटिफ ना, तो वो को डिफेंडेंट क्यों बन गई है? डिफेंडेंट मतलब वाई शी अ डिफेंडेंट इन द केस? So because plaintiff उसका legal right जो है वो deny कर रहा है, there is a cause of action. ये दिस इज अ गुड आंसर। उसका डिनाई कर रहा है तो दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है, सही है। एक तो ये वजह हो सकती है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक तरफ वो कुछ बहन भाइयों में भी आपस में या रिश्तेदारों दूसरे मामे चाचे हो और आपस में वो लड़ रहे हैं, मामे चाचे फुफिया जो है भी है आपस में जो है वो लड़ रहे हो प्रॉपर्टी के ऊपर और दोनों का हिस्सा बन रहा हो। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? सर दूसरा ये को शेयरर जो है उसके साथ नहीं आ रहा जो है ना उसको, मतलब इसलिए वो अगर साथ नहीं आ रहा तो वो डिफेंडेंट हो गया सीपीसी के मुताबिक। जी 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 यही होता है। एंड दिस इज द अदर रीजन कि जब आपकी साथ वाली पार्टी जो है वो ही रिफ्यूजेस टू जॉइन विद यू एज अ प्लेंटिफ, तो फिर आपको उसको डिफेंडेंट बनाना होता है। तो डिफेंडेंट बनाना होता है ताकि उसको इन्वॉल्व करे। अगर आप उसको नहीं बनाएंगे तो फिर वो उसको जब पता चलेगा केस का, अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस होगा तो वो 110 लेकर आएगा। अगर वो
नहीं लेकर आता 110 तो फिर वो बाद में सेट असाइड करवाने की कोशिश करेगा उसको, तो जो है तो ये हिसाब है। तो अब इसका जो एफिडेविट है, ये यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो स्टाइल है, दिस इज ऑल अबाउट स्टाइल। यहाँ पे जो कि सारी फैक्चुअल पोजीशन इधर ही आ गई है, तो फिर आपका जो एफिडेविट है वो सिर्फ 4 लाइनों का हो गया फिर। ठीक है, 4 पॉइंट्स जो है जो हर एफिडेविट में रिपीट होते हैं, ये फिर उन 4 पॉइंट्स के ऊपर एफिडेविट हो गया, बिकॉज देयर इज नथिंग टू मेंशन इन द एफिडेविट नाउ। वो सारी बातें तो उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन में कर दी, फिर आपका जो एफिडेविट है वो ऐसा सिंपल सा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक ठीक। कोई सवाल अभी तक? किसी को कुछ पूछना हो? हेलो, एनीथिंग? चले अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 9 रूल 9 वाली एप्लीकेशन के ऊपर, बिकॉज सेम ही ऑर्डर में चल रही है, तो उसको देख लेते हैं कि ऑर्डर 9 रूल 9 क्या चीज है। जी आमिर साहब पढ़े। For the facts and grounds mentioned in the accompanying affidavit, it is pled on the behalf of the plaintiff above named that his honorable court may be pleased to recall the order dated 2/5/111 ordering the dismissal of the above captioned case due to non-appearance of the plaintiff, and may further be pleased to restore the case to its original position for a proper disposal on the merits. क्लियर है? ये क्लियर है? सर आप एफिडेविट दिखाएं तो क्लियर होगा Yes, ना, sir. देखिए जी ग्राउंड। सर। नहीं, ये तो बताया ना, ये क्लियर है जो अभी यहाँ पे बात हो रही है वो। हाँ ये तो क्लियर है। चलो ठीक है, तो तुम तो चलो यार तो देख लेते हैं अब। चलो भाई 3 पढ़ो, क्या कहता है? I say 3 that by 4 virtue of the order dated 2/5/111, this honorable court dismissed the above mentioned case due to my non-appearance in the same. However, it is submitted that matter was fixed for hearing at 12:30 p.m. on 25/111, but the same was called upon for hearing before the fixed time. ठीक है, जी sir. अगला भी पॉइंट पढ़ लें। I say that I arrived in the premises of the Honorable Court at about 12:15 p.m., whereupon I was informed that the case had been dismissed as a result of my non-appearance in the same. बस हो गई क्लियर बात? Yes, sir. जी सर क्लियर है। तो बेचारे को बड़ा दुख हुआ ना, जाहिर है आपकी जो जो व्हाट डू यू से कि जो आपके जो केस के सर्कमस्टांसेस या उसके जो सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन। इस केस में ये सर्कमस्टांसेस थे तो इस वजह से ये लिया, अगर कोई और सर्कमस्टांसेस है तो जाहिर है जो सर्कमस्टांसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं आप वही यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। तो दिस इज एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 9, जिसमें आप सिंपली कोर्ट से दरखास्त कर रहे हैं कि सूट को ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर रिस्टोर कर दिया जाए। इसको हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई अदालत ने सूट जो है या वो नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस कर दिया। नॉन प्रोसिक्यूशन मींस नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज और मेनली ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का आने की वजह से ये काम होता है, 9(8) में ऑर्डर करती है अदालत। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, नो टाइम ओवर होने वाला है शायद। हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट? तो सर मैं टाइम कितना है अभी हमारे पास? सर टाइम खत्म हो गया क्लास के, एक ही क्लास थी, ये दूसरी चल रही है। नहीं वो मैं देख रहा हूँ ना कि सेशन एंड होने की नहीं है ना, 11:14 हो गए और सेशन का भी वो नहीं आया कि 10 मिनट्स रिमेनिंग है। चलो खैर है, देख लेते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर 7 रूल 11 का, फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अब पढ़िए क्या हो गया। हाँ जी,
तो कैन यू सी दिस, ये आपका जो है काउंटर एफिडेविट होता है, जो मेनली विच इज अ रिप्लाई टू द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस इज फाइल्ड बाय द अदर पार्टी। तो एज यू कैन सी के चूंकि वो इसका जरा फॉर्मेट का तरीका बिट डिफरेंट होता है फ्रॉम द एप्लीकेशन, क्योंकि मेनली यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द एप्लीकेशन एंड द एफिडेविट कलेक्टिवली, दोनों को आप मिलाकर करते हैं। और इसी वजह से जो मैंने शायद लास्ट क्लास में जिक्र किया था, जो मेरी लास्ट क्लास प्रीडिक्स की हुई थी, कि जो प्रॉपर तरीका है एप्लीकेशन एफिडेविट लिखने का, कि आप कोशिश करें कि प्रॉपरली पूरे केस को एफिडेविट में बताएं, क्योंकि इट बिकम्स मोर इजी फॉर द पार्टी टू डिनाई ओवर देयर, और वो प्रॉपर तरीकेकार जो है वो वही होता है कि अगली पार्टी को जवाब देने में फिर आसानी होती है। तो ये तरीका है। नो इन दिस यू कैन सी कि काउंटर एफिडेविट जो है ये फाइल करने का वे है कोर्ट का। उसमें आप पार्ट जो है ये चूंकि काउंटर एफिडेविट कौन फाइल करता है? सर वो जो प्लेंटिफ है वो करता है, क्योंकि 711 में तो वो आएगा ना डिफरेंट, सर वो काउंटर एफिडेविट फाइल करेगा कि रिजेक्ट नहीं करो। वो डिफेंडेंट नहीं 711 फाइल कर सकता। सर वो डिफरेंट कैसे करेगा? नहीं, काउंटर एफिडेविट मतलब कि जो एफिडेविट फाइल, मैंने गलत, जस्ट अ सेकंड, प्लेंटिफ नहीं 711 करेगा फाइल। प्लेंटिफ करेगा सर। प्लेंटिफ क्यों करेगा फॉर रिजेक्ट ऑफ प्लेंट? नहीं, वो तो नहीं है, ये काउंटर की बात हो रही है ना। नहीं, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो एप्लीकेशन की तो बात, हम तो एफिडेविट की बात कर रहे थे। नहीं, मैं अब एप्लीकेशन की बात, प्लेंटिफ नहीं कर सकता 711 फाइल। हाँ सर वो कैसे करेगा? किसे कहेगा कि भाई इसे रिजेक्ट कर दो? पॉसिबल तो नहीं है। क्यों? वो मे बी 710 कर दे। प्लेंटिफ अपने केस में 711 दे रहा है, तो फिर सवाल ये है कि वो प्लेंट क्यों दे रहा है फिर? अच्छा, इसमें जरा सोचिएगा कि मैंने जो ये सवाल है ये एक्चुअली कहाँ किस चीज को माइंड में रख के ये पूछा है। ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि इज देयर अ केस जहां पर 711 फाइल की जा सकती है प्लेंटिफ के बिहाफ के ऊपर? नॉट इज सर एन वो ओन केस। 710 अरे में कर सुन तो देगा लो, तो रिटर्न बात हो तो सुन जाएगी। लो, बात तो सुन लो। प्लेंटिफ का ही सूट है, जाहिर है उसका सूट है, तो उसके सूट के जवाब में डिफेंडेंट आता है तो वो 711 लेकर आता है। दिस इज द इस्टेब्लिश्ड पोजीशन, और ऑर्डिनरली सही। स्पीकिंग ज्यादातर केसेस में यही होता है। लेकिन इज देयर एन इंस्टेंस जब डिफेंडेंट की तरफ से कुछ और आए तो उसमें फिर प्लेंटिफ 711 फाइल करे? सर 710 कर सकता है ना, 11 क्यों करेगा? अच्छा, मुझे बात बताइए, क्रॉस सूट में हो सकती है या नहीं हो सकती है? अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो टाइम एक्सीड, अरे एक टाइम एक्सीड क्यों हो रहा है, मेरी ये समझ में अच्छा बात अच्छा नहीं आ अच्छा, रही। आप काउंटर क्लेम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो और किसकी बात कर रहा था? सही, मतलब कि वो 711 फाइल करेगा कि भाई इसका जो काउंट टू द एक्सटेंट उसका जो काउंटर क्लेम है उससे आप जो है ये डिस्मिस मेरा वो सवाल है। रिजेक्ट आई कर। एम नॉट गिविंग यू एन आंसर ओवर, क्योंकि मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे सीपीसी नहीं आती है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ जो सीपीसी पढ़ के, मुझे तो सीपीसी नहीं एक्चुअली आती मसला तो ये है कि आज जो हमारी पढ़ने की कैपेसिटी है वो फुल हो गई है, तो आपका अच्छा, सवाल तो पहले फुल हो समझ में गई नहीं है, आ रहा था। तो फुल हो गई हाँ है, तो अब समझ कैपेसिटी में जो आ है। गया। तो अभी हम यहाँ पे इसको रखते हैं और हम नेक्स्ट हाँ क्लास में इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम इस एप्लीकेशन को, मेनली तो हमने इस एप्लीकेशन को देखना है कि काउंटर एफिडेविट में प्लेंटिफ साहब ने क्या बातें की हैं। फिर हमारे अगली क्लास में मिलते इंशाल्लाह हैं। इंशाल्लाह ठीक है, फिर इंशाल्लाह। ओके सर। यहाँ तक इसको रखते हैं। ओके फिर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि कल वाली क्लास तो आप लोगों की हो रही है, वो तो फ्राइडे, वो तो जैसे तय किया था तो वो तो होगी। ट्यूसडे को आप लोगों के साथ क्लास नहीं होगी मेरी, क्योंकि नेक्स्ट वीक उनका जो है, इनका फाइनल ईयर वालों का RP1 का सिनॉप्सिस होगा, वाइवा होगा सिनॉप्सिस का, तो उस वजह से आप लोगों की ट्यूसडे के साथ क्लास नहीं होगी। ठीक है फिर। ठीक है सर, अच्छा है ट्यूसडे को ना हो। नहीं, लेकिन एंगेज होगी तो आपको आना है लाजमी, आपकी अटेंडेंस काउंट करूंगा मैं। अच्छा सर, ठीक है सर, सुबह तो सोएंगे ना।
ये फर्स्ट क्लास आपकी होती है। नहीं नहीं, दूसरा टीचर मैं भेजूंगा, वो आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। सही है फिर। फिर एंगेज वाली नहीं लेंगे सर? ना ले वो आपकी मर्जी, लेकिन जो लेंगे उसका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा चले फिर, इसको यहाँ तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कल है सर क्लास? हाँ मैंने बोला है ना कल का, वो जो आपके फ्री पीरियड बीच में आ रहे हैं उसमें मैं ले लूंगा ना क्लास जुम्मे वाले दिन। अच्छा ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।